एंड करना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। MGCI के YouTube चैनल में मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने इस वीडियो को जो मैंने कल का था उसे कंटिन्यू करते हुए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इसे कक्षा 12वीं का हिंदी आरोह भाग 2, जिसमें हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं। काव्य खंड में 30% सिलेबस को रिड्यूस करके जो बचा हुआ टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। काव्य खंड के अंतर्गत हमने देखा कि 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर हटाए गए हैं, 7 चैप्टर हमें करने हैं। इसमें से अगर 10 चैप्टर की बात करें कंटेंट की, तो 8वें नंबर का चैप्टर में जो है वो आपको कंटिन्यू कंप्लीट करा चुका हूँ। 9वें नंबर का चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। 9वें नंबर का चैप्टर जो है वो है हमारा फिराक गोरखपुरी का रुबाइयाँ और गज़ल। ये कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया। कल के लेक्चर में मैंने फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय आपको बताया। फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय आपने जाना। इसके साथ साथ इनकी 2 रचनाएं जो कि हमारे सिलेबस में दे रखी थी, रुबाइयाँ और गज़ल। रुबाइयाँ और गज़ल दोनों के प्रतिपाद है, साथ ही साथ दोनों के सारांश भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताए। अगर आपको उसको बहुत अच्छे से जानना है कि रुबाइयाँ क्या है, फिराक गोरखपुरी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, उनकी गज़ल के बारे में क्या है, तो ये कल का लेक्चर आप ज़रूर देखिए। लेक्चर नंबर 13 देखिएगा, MGCI सर्च करिएगा। MGCI को आपको सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आ ही जाता है आपके पास। उसमें आप लेक्चर नंबर 13 जो मेरा है वो आप देखेंगे तो उसके पहले की कंटिन्यूटी आपको मिल जाएगी। उसमें फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय, साथ ही साथ रुबाइयाँ और गज़ल का प्रतिपाद है और सारांश मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया। इसके साथ साथ मैंने कल आपको रुबाइयाँ जो है इसमें ये भी बताया था कि इसमें 3 तरह की अलग अलग बातें बताई गई हैं। रुबाइयों में 3 रुबाइयाँ हैं इसके अंदर, एक कलेक्शन के अंदर, जो कि इसमें सबसे पहले तो माँ और बच्चे के बारे में बताया गया कि माँ और बच्चे जो हैं उनके प्रेम के बारे में, कि बच्चा माँ से क्या जिद करता है, ठीक है, और बच्चे को माँ अगर नहलाती है तो कितना वात्सल्य, कितना प्रेम उमड़ता है, उस रुबाइयों के अंदर हमने समझा। दूसरी रुबाइयों के अंदर हम लोगों ने समझा है कि दीपावली के समय बच्चा जो है वो एक छोटा सा अपना खिलौने के घर बनाता है, तो उसमें जो चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह जो होते हैं उसके बारे में बताया है कि माँ उसमें दिया जलाती है, बच्चे के चेहरे पर खुशी आती है, दीपावली के समय का वर्णन। फिर तीसरी रुबाइयों के अंदर हम लोगों ने जो है रक्षाबंधन का वर्णन देखा था। इस तरह से रुबाइयाँ के तीनों मैंने क्या किए थे, आपको तीनों स्टेंजास जो हैं आपको बताए थे। तीनों स्टेंजा बताने के साथ साथ इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी मैं कल के लेक्चर में आपको बता चुका था। इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और वही 4 लाइन 8 लाइन आपके सामने रखता था, और संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या के साथ में उसके विशेष और उस पर बनने वाले प्रश्नोत्तर कल के लेक्चर में मैंने रुबाइयों के आपको बताए। तो आप कल का लेक्चर जरूर देखिए। कल का लेक्चर देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आप, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। आज के लेक्चर को अगर आप समझते हैं तो आज का लेक्चर तो मैं गज़ल में जितना कल हो चुका है उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा। इसलिए आपको आज का लेक्चर समझने से के लिए आपको कल का लेक्चर आपको जो है वो ज़रूर देखना होगा, तभी दोनों लेक्चर की कनेक्टिविटी आपको मिल पाएगी और दोनों लेक्चर यानी पूरा चैप्टर आपको फिराक गोरखपुरी का रुबाइयाँ और गज़ल आपको जो है वो समझ में आएगा। तो रुबाइयाँ में कल के लेक्चर में आपको पूरा बता चुका हूँ। गज़ल के देखिए 9 स्टेंजास दे रखे थे हमको। 9 स्टेंजास जो गज़ल के हैं उनमें से 3 स्टेंजा जो है मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी 3rd स्टेंजा में वापस रिपीट में ले रहा हूँ जिससे कि आपको कंटिन्यूटी आपको मिल जाए, ठीक है। गज़ल का प्रतिपाद है, गज़ल का सारांश, और गज़ल के भी जो स्टार्टिंग के 3 स्टेंजा थे उनका मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष और उन पर बनने वाले प्रश्न उत्तर जो हैं वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताया था। अब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक बार 3rd लेक्चर को मैं वापस लेके चल रहा हूँ। 3rd गज़ल मतलब तीसरी गज़ल स्टेंजा है इस गज़ल का। फिराक गोरखपुरी की जो हम गज़ल पढ़ रहे हैं और गज़ल का ये हमारा तीसरा स्टेंजा हमारे सामने, कि हम हो या किस्मत हो हमारी दिनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले है या हम किस्मत को रोले में हैं। बहुत प्यारी सी नज़्म है, बहुत प्यारी सी गज़ल है। गज़ल के एक एक शब्द उर्दू अल्फाज से भरे हुए हैं, ठीक है, पर इनको समझने के लिए इनके शब्दार्थों पर गौर करिएगा, इनके शब्दार्थ अच्छे से निकालिएगा। हालांकि बहुत सरल भाषा है, इतना टफ नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है, आसानी से समझ में आती है बात। देखिए, किस्मत का अर्थ होता है भाग्य, द्वय मतलब होता है एक, लेवे है मतलब होता है लेती है। अब संदर्भ की बात आती है, संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ मतलब प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की गज़ल से ली गई है, जो कि इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। यहाँ तक आपको संदर्भ लिखना है। फिर यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन है, इसमें शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के बारे में बताया कि मनुष्य किस्मत को क्या मानता है, दोषी मानता है, किस्मत पर अपना दोष
मढ़ देता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब शायर यहाँ पर क्या कह रहा है इसके बारे में हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और खुद हम दोनों ही एक जैसे हैं। मेरी किस्मत और मैं दोनों एक जैसे हैं। शायर ने अपने आप को अपनी किस्मत जैसा माना है। क्यों कहा ऐसा? हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूं। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया भी था, अभाव का मतलब जो चीज़ मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, मेरी किस्मत में नहीं है या मेरी किस्मत ही ऐसी है। अब हम सीधे किस्मत को क्या करते हैं, इसका दोषी मान देते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तो किस्मत को दोषी मानते हैं, तथा इसलिए किस्मत पर हम ऐसा लिखा गया कि किस्मत पर मैं रोता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है। किस्मत कहती है कि ये काम नहीं करता है, ये निकम्मा है, आलसी है। ठीक है, इस प्रकार से जब ये खुद काम नहीं करेगा तो फिर इसकी दशा तो ऐसी होनी है, इसकी दशा कैसे सुधरेगी। इसलिए किस्मत हमारी दशा को देखकर क्या करती है, हम पर रोती है। मतलब किस्मत ये कहती है कि जब तक ये कर्म नहीं करेगा, जब तक कर्तव्यनिष्ठ नहीं बनेगा, जब तक ये हार्ड वर्क नहीं करेगा, तब तक इसकी दिन दशा कैसे पलटेगी। तो ये केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होता। हम किस्मत को दोषी ठहराते हैं, किस्मत हमको दोषी मानती है। दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, दोषारोपण करते हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि किस्मत का कहने का मतलब ये है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं, परिश्रम करना जानते हैं। जो मेहनत करना जानते हैं, परिश्रम करना चाहते हैं, वो किस्मत को कभी दोषी नहीं मानते। वो अपनी मेहनत से क्या करते हैं, अपनी किस्मत या अपना भाग्य खुद बनाते हैं। यहाँ पर यही बात फिराक गोरखपुरी द्वारा समझाई गई है। चलिए समझते हैं विशेष इसकी क्या खास बात। निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, अकर्मण्य नहीं बनना चाहिए, हमेशा कर्मठ बने रहना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए, मेहनत करते हुए रहना चाहिए, मेहनत करते हुए अपनी मंजिल पाने का हमें प्रयास करना चाहिए। इस बारे में यहाँ पर हमें कहा गया है। अगर हम अकर्मण्य रहेंगे, निराश रहेंगे या इस प्रकार से किस्मत को दोषी मानते रहेंगे तो हमारा कभी कुछ नहीं होना है, क्योंकि हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे और हमसे मेहनत करने वाले कर्मठ लोग जो हैं वो हमसे क्या हो जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया। किस्मत को मानवीय क्रिया करते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। गजल है, हम कहना उर्दू की पहचान है। उर्दू में मैं नहीं कहा जाता, उर्दू में हर बात को क्या कहा जाता है, हम कहा जाता है कि हम परेशान हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। हम का मतलब यहाँ एक से अधिक नहीं होते, स्वयं के लिए हम का प्रयोग क्या किया गया है, उर्दू में किया जाता है। चलिए आते हैं इस पर बनने वाले प्रश्न। कवि किस किस को समान बताता है। ठीक है, समझें, कवि किस किस को समान बताता है, कौन कौन समान है कवि के अनुसार। कवि ने स्वयं को और भाग्य ने किस्मत को एक जैसा बताया। वही कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों क्या है, एक जैसे हैं, दोनों को समान बताया है। किस्मत हमको रो ले है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कवि की बदहाली देखकर, कवि कुछ करना नहीं चाहता है, कवि की जो दशा है, दीन दशा है, उसको देखकर किस्मत उसकी अकर्मण्य पर झल्लाती है। ये अकर्मण्य है, ये कर्म नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है और आगे मतलब परिश्रम करना नहीं चाहता है, इसलिए इसकी दशा ऐसी ही रहती है। तो जो कह सकते हैं कि यहाँ पर किस्मत जो है वो क्या करती है, जो है कवि की अकर्मण्यता को देखकर या उसकी कह सकते हैं कि काम न करने की क्रिया को देखकर क्या करती है, उस पर दोषारोपण करती है, झल्लाती है। इसलिए कहा गया है कि किस्मत हमको रोले है, किस्मत हमको रोती है। कवि तथा किस्मत क्या कार्य करते हैं, देखिए ध्यान से। कवि क्या कार्य करता है, किस्मत क्या कार्य करती है, दोनों के बारे में बताया गया है। कवि अपनी दैनीय दशा के लिए भाग्य को दोषी ठहराता है कि मेरी दशा जो ऐसी है वो मेरी किस्मत ऐसी है, इस कारण से ऐसी है। मेरी किस्मत अगर अच्छी होती, धीरू भाई अंबानी जैसी मेरी किस्मत होती तो मैं ऐसा थोड़ी होता। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि धीरू भाई अंबानी जो है वो भी मेहनत करके क्या है, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ठीक है, बात हम उनकी किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी व्यक्ति की करें तो उसने मेहनत करके वो पद पाया है, उसकी मेहनत का नतीजा है कि वो वहां तक, उस पोजीशन तक पहुंचा है। उसने कभी किस्मत को दोषी नहीं माना है, किस्मत को मतलब तारीफ नहीं की, किस्मत पर जो है निर्भर नहीं रहा है। जबकि कवि ये कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि केवल किस्मत पर ही भरोसा रहते हैं, किस्मत के ऊपर कि हम हमारी किस्मत अच्छी होगी तब हम अच्छा काम करेंगे, किस्मत पलटेगी तब ऐसा होगा, हमारी किस्मत अभी दुर्भाग्य ऐसा चल रहा है इसलिए हमारा समय ऐसा बीत रहा है, ऐसा नहीं होता है। यहां पर कवि का कहने का मतलब अपनी दैनीय दशा के लिए भाग्य को जो दोषी ठहराते हैं ये बिल्कुल गलत है, जबकि हम अपनी दशा के लिए क्या करते हैं, भाग्य या किस्मत को दोषी मानते हैं। किस्मत भी हमारी अकर्मण्यता को देखकर कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम बैठे रहते हैं, निठल्ले हैं, निर्लज हैं, आलसी हैं और कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, ये मानकर हमें किस्मत क्या करती है, दोषी ठहराती है। वो कहती है कि ये जब तक इस प्रकार से बना रहेगा तब तक इसकी दिन दशा कभी सुधरेगी नहीं। भर व्यर्था मुझ पर दोष लगाने से कोई मतलब नहीं है। किस्मत का मतलब ऐसा, किस्मत कहती है कि मैं भी साथ उसी का देती हूँ जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अपने बलबूते पर कुछ हासिल करना चाहता है, तभी क्या होता है, इसकी दिन दशा सुधर जाती है।
तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं यहाँ पर दोषी मानते हैं। ठीक है, चलिए बात आती है क्वेश्चन नंबर 4। कवि ने मानव स्वभाव के बारे में किस सत्य के बारे में बताया, किस सत्य का उल्लेख किया। कवि मानव स्वभाव के बारे में क्या बताता है? कवि अपने माध्यम से मानव स्वभाव के बारे में सत्य का उल्लेख करता है कि किसी भी प्रकार की अभावग्रस्तता होने पर हम क्या करते हैं, किस्मत को दोषी मानते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, अभावग्रस्त है हम लोग, कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किस्मत को दोषी माने या ये कहे कि हमारी किस्मत ही ऐसी है। अरे किस्मत क्या करेगी जब तुम खुद ही कुछ करना नहीं चाहते हो। जब तुम खुद करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो किस्मत ऐसी कहाँ रहेगी। किस्मत भी बदलेगी और आपके सितारे काफ़ी चमकने लगेंगे, गर्दिश में नहीं रहेंगे। तो इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखना हमको चाहिए। ये हमें कवि यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा क्या करता है, बताता है। गजल का तीसरा जो है अंतरा हमने कंप्लीट करा। गजल का चौथा अंतरा देखिए हमारे सामने, ऐसे 9 या 10 अंतरे हमारे सामने, तब जाकर गजल हमारी कंप्लीट होगी। और गजल कंप्लीट होने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करेंगे। जो मुझको बदनाम करे है, देखिए ये हमारा चौथा अंतरा है। जो मुझको बदनाम करे है, काश वो इतना सोच सके कि मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। ठीक है, बहुत प्यारी सी बात बताई गई है, ध्यान से देखिएगा। क्या बताना चाहा यहाँ पर, कांटा मतलब ऐसा हो सकता हो, तो पर्दा का मतलब रहस्य। वही आपकी संदर्भ प्रसंग तो वही रहेंगे कि प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से लिया गया है, जिसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। और यहाँ पर इसने किस चीज़ का वर्णन किया है, निंदकों पर प्रहार किया है। निंदक मतलब जो बुराई करने वाले होते हैं, जो हमारी हमेशा बुराई करते रहते हैं, उन लोगों पर क्या की है, तीखा टिप्पणी यहाँ पर की है कवि ने। देखिए किस तरह से कवि यहाँ पर व्याख्या के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं, है ना, कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि केवल ये बात समझ लें कि मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे खुद उनकी कमियां क्या हो रही है, संसार को दिखाई दे रही है। मेरा पर्दा खोलने की बजाय वो अपना पर्दा खोल रहे हैं। कहने का मतलब मेरी बुराई कर रहे हो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संसार खुद समझता है, संसार समझदार है, मेरी बुराई करने से कुछ नहीं होना जाना है। मेरी बुराई करोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात तो आपने मेरे दोष क्या कर दिए, संसार के सामने रख दिए, पर संसार ये समझेगा कि ये तो इसकी बुराई कर रहा है, मतलब इसमें खुद में कुछ क्या होगा, दोष होगा, इसमें खुद में क्या होगी, कमी होगी। तो मेरी बुराई तो चलो एक तरफ रह गई, संसार आपके बारे में, आपकी बुराई को क्या करेगा, पहले देख लेगा। इसलिए कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप संसार में हमारी बुराइयां कर रहे हो, तो उससे सामने वाला जो बुराई कर रहा है वो खुद अपनी कमियां क्या कर रहा है, संसार के सामने पेश कर रहा है। यानी अपना पर्दा खोलने की बजाय, मेरा पर्दा खोलने की बजाय वे लोग क्या कर रहे हैं, खुद संसार के सामने अपना पर्दा या अपना रहस्य जो है वो खोल रहे हैं। देखिए विशेष शायर ने यहाँ पर दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है। जो दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरों के बारे में बोलते रहते हैं, उन लोगों पर यहाँ पर कटाक्ष किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है और भाषा में प्रवाह है, मतलब फ्लो बना हुआ है, फ्लुएंसी है भाषा के अंदर, उसके बारे में ये बताया हुआ है। वैसे ही हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निंदा करने वाले दूसरों की निंदा के साथ साथ अपनी निंदा स्वयं कर जाते हैं। कैसे? निंदा करने वाले जो होते हैं वो दूसरों की निंदा करते ही करते हैं। अब दूसरों की निंदा करते हैं, भाई ये तो बुरा है, ये अच्छा नहीं है, इसमें ऐसे दोष है, ये ऐसा है, ये झूठ बोलता है, ये देर तक आता है, ये कुछ खाता है, ये ऐसा करता है, ये वहाँ जाता है, वहाँ जाता है। इस प्रकार से आप आपके दोषों के बारे में संसार को बता रहा है, पर संसार समझ रहा है कि हाँ ठीक है, ये खुद ही ऐसा होगा, इसलिए दूसरों के दोषों को क्या कर रहा है, हमारे सामने ला रहा है। तो संसार क्या करेगा, बिना बताए आपके दोषों को क्या कर लेगा, समझ जाएगा। इसलिए आप अपने दोष बता रहे हो सामने वाले, आप जैसे मेरे दोष बता रहे हो, तो मेरे दोष बताने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, खुद ही अपने दोष संसार के सामने रख रहे हो। निंदा करने वाले दूसरों की निंदा के साथ साथ अपनी निंदा स्वयं कर जाते हैं। कैसे? ठीक है, यहां पर बहुत प्यारी सी बात बताई गई है, ध्यान दीजिएगा। किस तरह से निंदा करने वाला जो निंदक होता है, किसी की बुराइयां जब दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, तो उससे उसकी खुद की कमियां क्या होती है, अपने आप प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से वो खुद अपनी निंदा कर जाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, इस बहाने अपने दोष जो है संसार के सामने लेकर आ रहे हैं कि उनमें क्या बुराई है, वो संसार को बिना बताए पता चल पा रही है। हालांकि एक बात बताओ, निंदक जो होते हैं, जो बुराई करने वाले होते हैं ना, इनको तो कबीरदास जी ने अपने पास रखने के लिए कहा है कि निंदक निये राखिए आंगन कुटी छबाए और बिन पानू बिन साबना निर्मल करे सुभाए। यहाँ तो निंदक के लिए कबीरदास जी ने क्या बोला है कि निंदा करने वाले जो होते हैं ना, वो तो खैर ठीक है, हमारी बुराइयां बताते हैं और बुराई बताकर संसार को बताते हैं। संसार उसको, हमारी बुराई तो चलो अलग ठीक है, संसार उसको क्या करेगा, पहले बुरा समझेगा कि ये बुरा है। अब ये संसार की तरफ से बात की गई, संसार की तरफ को सामने रखकर मैंने बात की, तो बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। लेकिन अब हमारे अकॉर्डिंग हम बात करें कि सामने वाला हमारी बुराई कर रहा है,
सामने वाला जब हमारी बुराई कर रहा, तो ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि ऐसे लोग होना चाहिए। बुराई करने वाले जो हमारी बुराई करें और संसार के सामने हमारी बुराई करें, ऐसे लोग को रखने के लिए कहा है कबीरदास जी ने। क्या बोला है कि निंदक निये राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी बिनु साबना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाले जो होते हैं, बुराई करने वाले जो होते हैं, आलोचना करने वाले होते हैं, इनको अपने आंगन में एक कुटिया बनाकर, एक झोपड़ी बनाकर रखना चाहिए, अपने सदैव अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बुराइयां कर करके संसार को हमें क्या क्या अवगुण है ये बता बता के क्या करते हैं ये लोग, संसार में हमारी सारी बुराइयां बताएंगे, हमारे अवगुण बताएंगे, और हम क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को सुन सुन के उन अवगुणों को और बुराइयों को दूर करेंगे, और दूर करके क्या करेंगे, अपने स्वभाव को हम गुण वाला बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे। मतलब बिना पानी बिना साबुन के क्या कर देते हैं, हमारे स्वभाव को ये निर्मल कर देते हैं, हमारे दोषों को बताते हैं, जिन दोषों को हम क्या कर सकते हैं, सुन सुनकर दूर कर लें, और दूर करके फिर वो क्या कर सकते हैं, हम उनसे इस तरह से निंदक को क्या है अपने पास में रखने के लिए कबीरदास जी ने बोला है। हालांकि चलिए आ जाते हैं अपनी गजल के अंदर। निंदक किन्हें कहा गया है और वे किसे बदनाम करना चाहते हैं। देखिए निंदक किसे कहा गया, निंदक तो वे लोग होते हैं जो बिना कारण दूसरों की कमियों को क्या करते हैं, बिना सोचे समझे दूसरों के सामने क्या कर देते हैं, बता देते हैं। ऐसे लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं तीसरा क्वेश्चन, कवि कुछ लोगों को सचेत क्यों करना चाहता है। अब कवि कुछ लोगों को सचेत क्यों करना चाहता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो देखो ये रहा, कवि कुछ लोगों को सचेत इसलिए करना चाहता है क्योंकि जो लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं, देखिए जो लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उसे इतना समझना चाहिए किस कार्य से वे अपने रहस्य भी दूसरों को बता रहे हैं, अपने रहस्य जो है वो दूसरों के सामने क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कवि मेरा पर्दा खोले है इसका आशय क्या है। अब मेरा पर्दा खोले है इसका अर्थ ये है कि कवि के विरोधी उसकी कमियों को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि उसकी बदनामी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कवि की बदनामी, कवि की बुराइयां बताएंगे, संसार खुद ही समझ लेगा कि ये खुद ही ऐसा है, ये खुद ऐसा है, मतलब उन्होंने कवि की बदनामी करनी चाहिए बल्कि अपनी बुराइयां कभी नहीं बताई, पर संसार समझ जाएगा कि इसके अंदर इतनी बुराइयां हैं, तभी क्या कर रहा है वो सामने वाले की इतनी बुराइयां हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। यानी इनडायरेक्टली संसार के सामने क्या करते हैं, वो अपना पर्दा खोलते हैं, अपना रहस्य खोलते हैं, अपनी बुराइयां क्या करते हैं संसार के सामने बिना बताए प्रस्तुत कर देते हैं। बेटा तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपके मैं स्टेंजास बता रहा हूँ वो स्टेंजास के संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपके सामने रख रहा हूँ। अगर इस संदर्भ प्रसंग व्याख्या खास करके अगर आप बहुत अच्छे से समझ लोगे, और व्याख्या समझ में कब आएगी, जब शब्दार्थ पे ध्यान दोगे, शब्दार्थ के माध्यम से जब आप व्याख्या निकाल लोगे, व्याख्या आप बहुत अच्छे से बना लोगे, यानी जो भी स्टेंजा है 4 लाइन का 8 लाइन का, उसकी व्याख्या करना, उसका अर्थ करना अगर आपको आ जाएगा तो उस पर बनने वाले जितने क्वेश्चंस हैं उन हर क्वेश्चन का जवाब क्या कर पाओगे, आप बड़ी आसानी से दे पाओगे। वो देखिए गजल का चौथा स्टेंजा मैंने कंप्लीट करा, गजल का 5वां स्टेंजा हमारे सामने, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होली है। देखिए समझते हैं यहाँ पर शब्दार्थ में, है ना, कामत का मूल होता है मूल्य, अदा मतलब होता है चुकाना, बदरुस्ती मतलब होशो हवास का मतलब होता है विवेक के साथ दीवाना, यानी प्रेमी, दीवाना का मतलब प्रेमी, और यह विवेक के साथ कहलाता है बदरुस्ती होशो हवास। फिर सौदा करने वाले को चाहने वाले, है ना, सौदा करने वाले को बोला गया, प्रेम करने वालों को ऐसा बोला गया है। फिर वही संदर्भ प्रसंग तो वही है, यहाँ पर कवि ने क्या किया गया, प्रेम की कीमत अदा करने वाली बात पर बात की गई है। कौन सा स्टेंजा है हमारा, ये स्टेंजा नंबर हमारा 5 चल रहा है। चलिए 5 वाले स्टेंजा पे हम लोग आते हैं इसकी व्याख्या पर, क्या कहना चाह रहा है कवि यहाँ पर। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं, हम पूरे बुद्धि के साथ पूरे विवेक के साथ क्या कर रहे हैं, तुम्हारे प्रेम की कीमत अदा कर रहे हैं, हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी क्या है, तैयार है। लोग हमें दीवाना भी बोलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम दीवाना शब्द भी अपने लिए सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम क्या है, प्रेम के कायल हैं, हम तुम्हारे प्रेम की कीमत अदा कर रहे हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में क्या हो जाता है, पागल होता है। कोई भी प्रेमी को संसार जो है वो सामान्य इंसान नहीं कहता,
सामान्य इंसान जो कि प्रेम जो है वो बिल्कुल पागलपन की हद तक हो जाता है। इसलिए संसार प्रेम करने वाले को क्या कहता है, पागल कहता है। चाहे वो प्रेम किसी नायिका के लिए हो या प्रेम वो ईश्वर के लिए हो, लेकिन वो इस हद तक होता है कि संसार उसे क्या कहता है, आम इंसान न कहकर, उसका नाम न लेकर उसे पागल करार दे देता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि प्रेम जो है, हम दीवाना बनने को तैयार हैं, प्रेम करने को तैयार है, प्रेम की कीमत चुकाने तक को तैयार हैं। लोग चाहे हमें पागल कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हम समाज की नज़र में क्या है, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब हमें नहीं है ना। जो प्रेमी होते हैं वो समाज की नज़रों में क्या है, पागल ही होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। चलिए यहाँ पर समझते हैं फिर। कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण की बात की है कि प्रेम में कितना समर्पण है, प्रेम में हम कितना जो है वो हर भाव को समर्पित कर देते हैं। उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और ये क्या है, गजल छंद है। फिर वही 4 क्वेश्चन। हम बदरुस्ती ए होशो हवास का क्या मतलब है? बहुत प्यारी सी बात पूछी। देखो, हम बदरुस्ती ए होशो हवास का मतलब है कि हम पूरे होशो हवास से, हम पूरे विवेक से, ठीक है, क्या करते हैं, काम करते हैं या कोई भी प्रेम करते हैं, जो भी करते हैं पूरे होशो हवास में है। हम ऐसा नहीं है कि कोई बेहोश पड़े हुए या जो है कि नशे के अंदर हम कोई बात कर रहे हैं, पूरे होशो हवास में कोई काम कर रहे हैं, उसे कहा गया है हम बदरुस्ती है पूरे होशो हवास। कवि देखो अगला क्वेश्चन में, कवि किसे संबोधित करता है, किसके लिए बोल रहा है बात ये? कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करता है, अपनी प्रियतमा के लिए बात बोल रहा है। सौदा करने से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है सौदा करने का? सौदा करने का मतलब है किसी चीज को खरीदना। यहाँ प्रेम की कीमत अदा करने की बात की गई है कि यहाँ पर प्रेम की कीमत चुका रहे हैं हम, तभी संसार हमें क्या कर रहा है, दीवाना कर रहा है। हमने प्रेम किया है, हम उसे कीमत चुका रहे हैं, तभी तो संसार हमें पागल बोल रहा है, संसार हमें क्या बोल रहा है, दीवाना बोल रहा है। इस कदर तक क्या करते हैं हम लोग, प्रेम करते हैं। कवि किसकी कीमत अदा करने की बात करता है? देखिए, कवि प्रेम की कीमत अदा करने की बात करता है। तो मैंने वही बताया कि हर स्टेंजा का आप क्या निकालो, भावार्थ निकालो, हर स्टेंजा का आप व्याख्या बनाओ, अर्थ निकालो, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देना क्या हो जाएंगे, काफ़ी आसान हो जाएंगे। चलिए आते हैं छठे वाले पर। 6 नंबर पे क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छुपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। ठीक है, प्रेमी है, प्रियतमा नहीं है, प्रेमी की प्रियतमा कहीं गई हुई है, वियोग हो गया है, विरह है, तो रोना ही है उसे, है ना। गम का मतलब होता है दुख या पीड़ा, पासे का मतलब अदब या लिहाज, पासे अदब का मतलब सम्मान का भाव, संसार और ख्याल का मतलब होता है ध्यान। चलिए फिर वही संदर्भ प्रसंग तो वही बनेगा। इसमें शायर ने क्या किया है, प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है, प्रेम की पीड़ा के बारे में हमको बताया है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, तुम्हारे दुख को मैं जानता हूँ, तुम्हारी तकलीफ को मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ होती है ना प्रेम करके, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे संसार का भी ध्यान है कि संसार मुझे क्या कहेगा, संसार तुम्हें क्या कहेगा, ये भी मैं समझता हूँ। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुखों को सबके सामने गाता फिरूंगा तो दुनिया हमारे प्रेम को क्या करेगी, बदनाम करेगी। इसलिए मैं तुम्हारे अपने प्रेम के बारे में किसी को भी बताता नहीं हूँ, तुम्हारे दिए गए दुख को मैं नहीं बताता हूँ, तुमने मुझे कितना दुख दिया प्रेम के अंदर, प्रेम में मुझे कितना तड़पाया है तुमने, ये सारे दुख में सबके सामने रोता नहीं हूँ, सबके सामने गाता फिरता नहीं हूँ, ताकि दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी अगर ऐसा हम लोग करने लगेंगे तो। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में क्या कर लेता हूँ, छुपा लेता हूँ। मैं किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोता हूँ, ना किसी को कुछ बोलता हूँ, अंदर की पीड़ा मेरे हृदय के अंदर ही रह जाती है। ठीक है, चुपचाप अकेले में जब समय मिलता है तो अकेले में क्या कर लेता हूँ, रो लेता हूँ, और मेरा प्रेम जो है, मेरा दुख जो है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है आंसुओं के रूप में। आशय यह कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करता, संसार के सामने बताना नहीं चाहता कि उसको कितना तकलीफ, कितनी पीड़ा हो रही है अपने प्रेम के कारण, ये उसे बताना नहीं चाहता था। प्रेम की पीड़ा का क्या किया गया, यहाँ पर वर्णन किया गया। देखिए फिर विशेष, कवि ने यहाँ पर विरह भावना को प्रभावी चित्रण किया है। विरह मतलब यहाँ पर प्रेमी के ना होने से, ठीक है, प्रेमिका को जो तकलीफ होती है, या प्रेमी के ना होने से प्रेमिका को तकलीफ, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेमिका के ना होने से प्रेमी को जो तकलीफ होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। किसी एक के ना होने से दूसरे को होने वाली तकलीफ का वर्णन। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग, चुपके चुपके में 2 शब्द एक जैसे, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गजल छंद है और वियोग श्रृंगार, क्योंकि दोनों में से एक नहीं है, दूसरे को जो पीड़ा हो रही है उस दुख का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर हम वियोग श्रृंगार की बात करेंगे। चलिए फिर बात आती है 4 क्वेश्चन वैसे ही। तेरे गम का पास अदब है, इसका मतलब क्या है? तेरे गम का पास अदब है, इसका अर्थ देखिए ध्यान से
इसका अर्थ यह है कि कवि के मन में अपने प्रिय की विरह वेदना के लिए पूर्ण सम्मान है। वो क्या करता है, अपने प्रिय जो भी है उसकी प्रेम प्रेमिका, उसका सम्मान करता है, उसकी पीड़ा को वो बताना नहीं चाहता है। वो जानता है कि उसको भी तकलीफ होगी, इस कारण से वो उसको बताना नहीं चाहता, उसकी पीड़ा का सम्मान करता है। कवि को किसका ख्याल है और क्यों है? कवि को संसार का ख्याल है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है, अपने प्रेम को बदनाम नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि संसार क्या करे, उस पर उंगलियां उठाए या उसके प्रेम को जो है बदनाम करे, इसलिए वो संसार के सामने अपना दुखड़ा रोना नहीं चाहता। संसार का ख्याल है उसको। कवि चुपके चुपके क्यों रोता है? ठीक है, ध्यान से देखिए। कवि अपने प्रेम को दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया के सामने वो अपने प्रेम का प्रदर्शन करेगा तो दुनिया क्या करेगी, उसको पागल समझेगी, उसका मजाक उड़ाएगी, उसका उपहास करेगी। तो वो नहीं चाहता कि उसका प्रेम जो है वो क्या करे, दुनिया के अंदर मजाक बनकर रह जावे। इस कारण से वो अपने प्रेम को प्रकट नहीं करता। जो तकलीफ है, जो विरह है उसका, जो उसकी प्रेमिका के ना होने से उसको तकलीफ हो रही है, वो केवल चुपके चुपके क्या करता है, मतलब जो अकेले में रहता है तब वो रोता है। उस रोने के माध्यम से क्या करता है, अपने पीड़ा को बयां करता है। लेकिन संसार के सामने वो सब कुछ लाना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने प्रेम को बदनाम नहीं होने देना चाहता। कवि की मनोदशा कैसी है? देखिए, कवि प्रेम के विरह से पीड़ित है, उसकी प्रेमिका उसके पास नहीं है, इस कारण से उसको विरह है, बहुत वियोग है, उसके वियोग से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। उसे संसार की प्रवृत्ति का भी भय है कि संसार उसे बुरा कहेगा, संसार उसे पागल कहेगा, संसार उसे कुछ तो भी मतलब जो शब्दों से मतलब कहेगा। इस कारण से वो नहीं चाहता कि इस प्रकार से उसका प्रेम जो है बदनाम हो। वह अपने वियोग को चुपचाप सहन कर लेता है ताकि बदनामी ना हो, और जब वो अकेले में रहता है तब क्या करता है, वो वही सारा वियोग, वही सारी पीड़ा जो होती है आंसुओं के रूप में क्या होती है, उसके आंखों से बाहर आ जाती है। तो देखिए, यहाँ पे विरह का वर्णन किया गया। अब आते हैं बात 7वें नंबर का, ध्यान दीजिएगा। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। ठीक है, बात आती है, देखो यहाँ पर शब्दार्थ में ध्यान दें। फितरत का मतलब होता है स्वभाव, कायम का मतलब होता है स्थापित करना, तवाजुन मतलब होता है संतुलन, आलमे हुस्न इश्क मतलब होता है प्रेम और सौंदर्य का संसार, खुद का मतलब स्वयं। संदर्भ वही कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। अब प्रसंग में क्या आएगा, इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया कि प्रेम को कैसे पाया जाता है, इसके बारे में हमको बताया है। चलिए, कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन रखना जरूरी है। प्रेम और सौंदर्य का जो संसार है, इसमें बैलेंस होना, संतुलन होना बहुत जरूरी है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। अपने आप को खोते जाओ, अपना समर्पण करते चले आओ। अगर आप जितना ज़्यादा समर्पित हो जाओगे उतना ही वो चीज़ आपको मिलती चली जाएगी। और जहाँ आपने ईगो रख लिया, जहाँ अपना अहम मजबूत करके रख दिया, तो वहाँ प्रेम टिकता नहीं है। प्रेम क्या होता है, समाप्त हो जाता है। प्रेम को यदि पाना है तो अपने आप को समर्पण करना, अपने आप को न्यौछावर करना, अपने आप को खो देना, ये सबसे बड़ी बात इसमें होती है। तभी सच्चा प्रेम आपके पास आता है। जब तक खोया नहीं जाएगा अपने आप को, तब तक आपके प्रेम को पाया नहीं जा सकता। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। हम उतना ही प्रेम पा सकेंगे जितना हम स्वयं को खोते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है, अपना वजूद समाप्त करना पड़ता है, अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता है, तब जाकर हमें क्या मिलता है, अपने प्रेमी का प्रेम प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करेगा उसे उतना ही अधिक क्या मिलेगा, प्रेम की प्राप्ति होगी। वो उतना ही अधिक अपने प्रेमी के करीब जाएगा। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा के बारे में क्या है, कवि ने यहाँ पर हमको बताया है। ठीक है, और हकीकत है ये कि जितना ज़्यादा डूबते जाओगे प्रेम में, जितना ज़्यादा समर्पण करोगे, जितना ज़्यादा अपना त्याग करोगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो चीज़ आपके पास में आने लगेगी। तो सच्चे प्रेम को पाना है तो अपने आप को न्यौछावर करना, अपने आप को त्याग करना और अपना समर्पण कर देना, अपना सब कुछ खो देना, इसमें अवश्यंभावी है। ठीक है, चलिए फिर आती है बात, कवि ने प्रेम के स्वभाव का वर्णन किया। यहाँ पर कबीर के साथ साथ भाव साम्य है ना, कहने का मतलब ये। फिर यहाँ पर खोकर पाने, खोकर पाने में क्या है, खोना और फिर पाना, दोनों चीज़ एक साथ आ गई, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। उर्दू मिश्रित हिंदी शब्दावली का प्रयोग है और गजल छंद है ये। ठीक है, वही 4 क्वेश्चन जो हमेशा साथ में रहते हैं, जैसे हमेशा पढ़ते आ रहे हैं हर स्टेंजा पे। कवि किस संतुलन की बात करता है, देखिए कौन सा संतुलन की बात कर रहा है कवि यहाँ पर। कवि प्रेम और सौंदर्य के लिए, है ना, खोने और पाने में संतुलन की बात करता है कि जितना खोना है उतना ही पाना है। तो प्रेम और सौंदर्य में संतुलन कब होगा, कि अगर हम प्रेम के लिए कितना खोते हैं, बदले में हमको कितना मिलता है, वहाँ संतुलन वाली बात कवि ने की है। नाउ नेक्स्ट, आलमे हुस्नो इश्क का मतलब क्या है।
आलमो हुस्न इश्क का मतलब है प्रेम और सौंदर्य की दुनिया। आलमे हुस्न और इश्क, ठीक है। हुस्न मतलब सुंदरता और इश्क मतलब प्रेम, उन दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया गया, प्रेम और सुंदरता की दुनिया। आलम यानी दुनिया। चलिए, प्रिय को कैसे पाया जा सकता है? प्रिय को पाने का एकमात्र उपाय यह है, खुद को प्रेमी के प्रति क्या कर देना, समर्पित कर देना, अपना समर्पण करना, अपना सब कुछ खो देना, अपने को मिटा देना सामने वाले के लिए, अपने आप को कुछ मत समझना, अपना अहम समाप्त कर देना। ये सारी चीजें अगर होंगी तो ही आप क्या कर पाओगे, सच्चा प्रेम जो है अपने प्रेमी का वो पा पाओगे। ये एक उपाय बताया है कि प्रिय को तभी पाया जा सकता है जब खुद को प्रेमी के प्रति क्या कर दिया, हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। नाउ नेक्स्ट, खुद को खोने का भाव क्या है? देखिए, इसका अर्थ है कि अपना अहम छोड़कर, अपना अहंकार छोड़कर प्रेमी के प्रति समर्पित हो जाना, प्रेमी के प्रति समर्पित हो जाना। अब यही बात देखो ईश्वर के लिए भी बताई गई है, इनडायरेक्टली यहाँ पर बात ईश्वर के लिए आती है। यदि हम अपना अहंकार छोड़कर जो है वो ईश्वर के प्रति जाएंगे तभी ईश्वर हमें अपनाएगा। हम लोग क्या करते हैं, मैं, जब हम मैं करते रहते हैं तो ईश्वर हमें तू करता रहता है। जब हम बकरी बनते रहते हैं तो ईश्वर हमें कुत्ता बना देता है, ठीक है। तो हम मैं कर जब करते रहते हैं तो ईश्वर हमें तू करके कुत्ता बना देता है। सीधी सी बात, अगर हम क्या करेंगे, ईश्वर के प्रति अगर ये कहेंगे, ईश्वर जो है सब तू है, ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप को समाप्त कर देना, अपना अहम खत्म कर देना, पूरा ये कि मैं सब तेरा हूँ, तेरे अलावा मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। जब इस प्रकार से अगर हम सोचते हैं तो ईश्वर क्या करता है, हमें अपना लेता है। अब मान लीजिए, अब छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक पिता की अगर दो संतान है, समझिएगा बात को, बहुत गहराई से समझा रहा हूँ बात को, कि अगर एक पिता की दो संतान है ना, तो जो एक बेटा है वो केवल अपने पिता के बारे में ही सोचता है, पिता को ही सब कुछ मानता है, पिता को ही अपना भगवान मानकर क्या करता है, पिता का जो है वो आदर सम्मान सत्कार सब कुछ करता है। और दूसरा बेटा जो है वो दुनियादारी के अंदर खोया हुआ है, सारे प्रपंचों में उलझा हुआ है, सब कुछ है। अब आप ही बताइए ना, तो कौन सा बेटा जो होगा पिता को सबसे लाडला होगा, पिता का सबसे प्यारा होगा, जो पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, जिसने पिता को ही अपना सब कुछ मान लिया है, वो बेटा पिता को सबसे ज़्यादा प्यारा होगा? या जो संसार के अंदर घूमता फिरता है, संसार में भटकता रहता है, पिता के जिसको चिंता नहीं है कि पिता कैसे हैं, क्या क्या नहीं है, वो बेटा सबसे प्यारा होगा? तो सीधी सी बात है, आपका जवाब भी यही है कि वही बेटा प्यारा होगा जो पिता को सब कुछ मानता है। तो यहाँ पर अभी बात वही आती है, समर्पण की बात आती है, प्रेम की बात आती है कि हम ईश्वर के प्रति कितना समर्पित होते हैं, आप कितना अपना अहम छोड़ देते हैं। जितना ज़्यादा हम अपना अहम छोड़ेंगे, ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे, ईश्वर हमें क्या करेगा, उतना ही हमारे करीब आ जाएगा। ईश्वर के प्रति हमें, ईश्वर का प्रेम जो है हमें उतना ही अधिक, उतनी जल्दी मिलेगा जितनी जल्दी क्या करेंगे, हम समर्पित भाव से ईश्वर के प्रति जाएंगे। ये बात क्या की गई, यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। चलिए, फिर आती बात, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8वां शायर, 8वीं जो है इसकी स्टेंजा। आबो ताब अशियार न पूछो, तुम अभी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। क्या मतलब है यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ पे फोकस करिए। आबोताब का मतलब, आबोताब अशियार का मतलब होता है चमक दमक के साथ। वो चमक दमक के साथ कोई चीज़ है ना, तो उसको आबोताब अशियार कहा जाता है। आंखें रखो हो मतलब किसी बात में समर्थ हो, ठीक है। आंखें रखो हो का मतलब होता है कि देखने में समर्थ होना। फिर बैत का मतलब होता है शेर। चमक दमक, मोती रोले मतलब आंसू छलकाना। फिर वही संदर्भ प्रसंग, संदर्भ आप जानते ही हो क्या लिखना है आपको। प्रसंग के अंदर इसमें कवि ने अपनी क्या है यहाँ पर, है ना, काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा को बताया। क्यों कविता क्यों लिख रहा है, कविता लिखने का कारण क्योंकि उसके मन में पीड़ा है, उस पीड़ा को ध्यान में रखकर क्या कर रहा है, कविता लिख रहा है, उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। देखिए कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है, मेरी शायरी के अंदर जो तुमको चमत्कार दिखता है, एक प्रकार का स्पेशल इफेक्ट दिखता है, जब चमक दमक दिखती है उस पर फिदा मत हो जाना, ठीक है। वो फिदा होने के लिए नहीं लिखी गई है। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे शेरों में जो चमक धमक है वो मेरे आंसुओं की देन है। अगर मेरे आंसू, मेरी पीड़ा, मेरी विरह नहीं होता तो मैं शायर क्यों बनता, मैं लिखता ही क्यों। इसलिए मेरे आंसुओं की देन है जो मैं क्या कर रहा हूँ, शेर लिख रहा हूँ, शायरी लिख रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। कहने का मतलब वो लिखता तभी है जब उसको तकलीफ होती है, उसका दर्द जो है वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। उस दर्द का बयां करते हुए क्या कर रहा है, वो कुछ शब्द या कुछ अल्फाजों का प्रयोग कर रहा है, जिसके माध्यम से क्या बना दी गई है, शायरी बना दी गई है। तो उसने अपने अल्फाजों के, उर्दू के अल्फाजों के माध्यम से क्या किया है, अपने दर्द का बयां यहाँ पर किया है। चलिए बात करते हैं वही विशेष, कवि ने विरह को काव्य सृजन का आधार बताया। मोती रोले में भी विरह की बात, आंसू टपकाना यानी विरह वाली बात है। आंखें रखना मुहावरे का प्रयोग किया गया। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया। आबोताब,
ठीक है, ब का रिपीटेशन होने से अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार, यहाँ पर प्रिय नहीं है, इस कारण से तकलीफ हो रही है, तो वियोग श्रृंगार का वर्णन है। चलिए बात आती है फिर वही 4 क्वेश्चन। कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? देखें किसकी चमक की बात कर रहा है। कवि अपनी शायरी की चमक की बात कर रहा है कि उसकी शायरी जो है वो चमक दमक के साथ है। तो उसकी शायरी केवल चमक दमक नहीं है, बल्कि उसकी पीड़ा है जो क्या कर रखी है, उसने बता रखी है। आंखें रखो हो का मतलब क्या है, क्या भाव इसका? आंखें रखो हो का भाव देखिए ध्यान से। इसका अर्थ है कि विवेक से हर बात को समझना, ठीक है, विवेक से हर बात को समझना और जानना। विवेक मतलब बुद्धि, बुद्धि से सोचना हर बात को। ऐसे नहीं मान लेना कि मैंने जो कह दिया वो आपने कर लिया या वो आप समझ गए हो। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या करो, समझो कि उसमें क्या बताया गया है। विवेक से हर बात को समझना, मर्म को जानना, इसका मतलब क्या है? आंखें रखो हो। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन, जगमग बेतों की चमक का क्या मतलब है? जगमग बेतों की चमक का मतलब है ये शेर शायरी का अलंकारिक सौंदर्य है। इसका मतलब है कि जो चमक दमक है वो चमक दमक जो है वैसी नहीं है, वो तो सब एक दिखावा है, बल्कि मेरे अंदर की पीड़ा जो है मैंने क्या कर रखी है, अल्फाज बनाकर शायरी के रूप में दे दी है, ये वो कहना चाहता है। या हम सोती रोले हैं, इसका मतलब क्या है? कवि कहता है कि मेरी कविता में विरह है, वेदना है, तकलीफ है, पीड़ा है, उस चीज को क्या किया कवि ने यहाँ पर बताया है। तो चलिए इसके बाद फिर 9 नंबर का स्टेंजा हमारे सामने। ऐसे में तू याद आए ए अंजुमे मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले है। ठीक है, समझाता हूं। अंजुमने मैं आया शब्द, इसका मतलब शराब की महफिल। शराब की महफिल को अंजुमने मैं कहा गया है। रिंदों यानी शराबियों को, रिंदों का मतलब होता है शराबियों को। गद्र का मतलब होता है आकाश। फरिश्ता यानी देवदूत। बाबे गुनाह का मतलब होता है पाप का अध्याय, है ना। और जग यानी तो संसार होता ही है। फिर संदर्भ प्रसंग जानते ही, संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से ली गई है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। ठीक है, अब इस शेर में कवि ने क्या किया है, प्रियजन की यादों का बखान किया। अपने जो प्रिय हैं उनकी यादों के बारे में क्या किया गया, यहाँ पर बताया गया शराबी और शराब के उदाहरण से। कवि कहता है कि प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, उसी तरह से मुझे विरह में क्या है, हर जगह तुम दिखाई देती हो। विरह में मुझे हर समय तुम ही याद आती हो। जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय क्या करते हैं, खोलते हैं, तो बस वैसे ही तुम क्या है, मुझे भी ध्यान आती हो। चलिए, विरह अवस्था का सुंदर चित्रण। अंजुमने में, रिंदो, गर्दू, फरिश्ते, बाबे गुना, फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। गजल छंद है, माधुर्य गुण है और वियोग श्रृंगार, क्योंकि प्रेमिका नहीं है तो उसके विरह की बात की गई, इसलिए वियोग श्रृंगार। चलिए वही 4 क्वेश्चन हमारे सामने। प्रथम पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए कि पहली पंक्ति क्या है। पहली पंक्ति जो है उसके बारे में यहाँ पर कवि क्या कह रहा है। प्रथम पंक्ति में शायर अपनी प्रिया या प्रेमिका को बहुत याद करता है। यह याद ठीक वैसी है जैसे शराब खाने में शराबी को शराब याद आती है, वैसे ही विरह में क्या हो रहा है, कवि को या शायर को अपनी प्रेमिका याद आती है। ठीक है, वो बताया गया है। तू कौन है, उसके बारे में कवि क्या कहता है। तू यानी कवि की प्रेमिका है। तू का मतलब कवि की प्रेमिका के लिए यूज किया गया। वह उसे विरह के समय याद आती है, जब उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उस समय वो याद आती है। रात में फरिश्ते क्या करते हैं, इसके बारे में बताया गया। देखिए, रात के समय देवदूत या फरिश्ते जो होते हैं आकाश में सारे संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। जो आपने व्याख्या में लिखा है उसी को आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स में दे देना है। तो क्वेश्चन के आंसर्स आपके बहुत इजीली बन जाएंगे अगर आप व्याख्या तैयार करना सीख लोगे तो। अंजुमने मय में रिंदों को से कवि का क्या मतलब है। अंजुमने मय में इसका मतलब शराब खाने में शराबियों की दशा का वर्णन किया है कि यहाँ पर शराब खाने में शराबियों को शराब बहुत याद आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसकी प्रेमिका इस समय विरह के समय क्या है, उसको बहुत ज़्यादा याद आती है। तो देखिए 10वां लास्ट वाला है स्टेंजा ये। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजल बोले हैं। बहुत प्यारी सी बातें हैं। सदके मतलब कुर्बान, एजाज का मतलब होता है सुखन, बेहतरीन काव्य जो है, या पर्दा का मतलब होता है चरण। संदर्भ प्रसंग तो वही रहेगा। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से लिया गया है, जिसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। और यहाँ पर शायर ने क्या किया है, अपनी शायरी को मीर गालिब की शायरी से क्या की, अपनी तुलना की, अपनी शायरी पर ही फिदा है वो।
फिर आप कहते हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं, उसकी गज़लों पर क्या है, लोग खुश हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के शब्दों से हमें मीर की कवि की गज़लों की से समानता दिखाई पड़ती है। लोग ऐसा कहते हैं कि तुमने तो बहुत बढ़िया शायरी लिख दी, इतनी अच्छी शायरी करना तुमने कहाँ से सीख लिया, ये शायरी तो तुम्हारी मीर गालिब की शायरी से मेल खाती है, मीर गालिब की गज़लों के साथ समान दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर की गज़ल से क्या है, मिलती जुलती है, मेल खाती भी दिखती है। ठीक है, अब वही इसके विशेष देखें। कवि अपनी प्रशंसा क्या कर रहा है यहाँ पर, स्वयं करता है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, गजल छंद है, उड़ा लेना मुहावरे का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है चुराना, है ना, गीता का प्रयोग यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। चलिए फिर आते हैं 4 क्वेश्चन वैसे ही। फिराक किस पर कुर्बान है, ठीक है, फिराक जो है वो किस पर कुर्बान है। फिराक खुद अपनी शायरी पर क्या है, कुर्बान है, उसको अपनी शायरी बड़ी अच्छी लगती है। फिर फिराक की शायरी पर किससे प्रभावित है, फिराक की शायरी पर किसका प्रभाव है। फिराक की शायरी प्रसिद्ध शायर मीर से प्रभावित है, मीर का प्रभाव उसकी शायरी पर है। कवि के प्रशंसकों ने क्या प्रतिक्रिया जताई। कवि के प्रशंसकों ने कहा कि उसने कविता की सुंदरता कहाँ से उड़ा ली, कहाँ से इतनी सुंदर कविता बनाना सीखी उसने, ऐसा कवि के प्रशंसक बोलते हैं। फिर मीर की गज़लें बोले हैं, इसका मतलब क्या है। मीर की गज़लें बोले हैं का मतलब ये है कवि फिराक गोरखपुरी की गज़लों और सुप्रसिद्ध शायर मीर की गज़लें क्या है, आपस में काफ़ी कुछ मेल खाती हैं। मीर गालिब भी इसी प्रकार की गज़लें लिखते हैं जैसे कि फिराक गोरखपुरी जी ने लिखी है। तो दोनों की गज़लों में मेल होने के कारण क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी गज़लों के अंदर जो है मीर की गज़लें बोले हैं, मीर की जो शब्द हैं, मीर की जो संवेदनाएँ हैं वो हमको क्या होती है, देखने को मिलती है। तो बेटा यहाँ तक मैंने क्या किया, आपके गज़ल के भी सारे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, है ना, रुबाइयों के भी और गज़लों के भी मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष और उन पर बनने वाले क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको डिस्कस किए। अब जो क्वेश्चंस किताब के हैं वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने ला रहा हूँ। इसके साथ ही क्या हो जाएगा, आज के ही लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कल के लेक्चर में मैं काव्य खंड का आखिरी हिंदी आरोह भाग 2 पढ़ रहे हैं हम, हमारी कक्षा 12वीं की हिंदी, जिसमें काव्यखंड पढ़ रहे हैं। काव्यखंड का अंतिम काव्य का जो चैप्टर है वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और कल के लेक्चर में ही उसे कंप्लीट भी कर देंगे। फिर मंडे के लेक्चर से, संडे तो ऑफ रहेगा, मंडे के लेक्चर में हम लोग जो हैं गद्य खंड पर आएंगे, गद्य खंड उठाएंगे। तो इसलिए कल का लेक्चर भी आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कल के ही लेक्चर में क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर छोटा है, लास्ट चैप्टर 10वां चैप्टर जो है वो 10वां चैप्टर भी मैं कल के लेक्चर में आपका कंप्लीट करूँगा। तो अभी आते हैं हम रुबाइयाँ और गज़लों के क्वेश्चन आंसर्स पर। चलिए पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न आते हैं। रुबाइयों के पहले क्वेश्चंस। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव बताना चाहता है। राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक क्या कहना चाहता है कि रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर क्या है, बिजली के लच्छे हैं, है ना। कहने का मतलब ये कि जो राखी बांधी जाती है उस पर चमक चमक के, या लच्छे जो है मतलब धागा जो है इसका, उसमें क्या चमक जैसी है, ऐसा लगता है कि वो बिजली के लच्छे हैं। वास्तव में देखा जाए तो सावन का संबंध घटा से होता है। जानते ही हम सावन में घटाएं आती, काली काली घटाएं, काले काले बादल, काली काली घटाएं होती है। घटा का संबंध किससे होता है, बिजली से होता है ना, सिंपल सी बात। वही संबंध भाई का बहन से होता है। जिस प्रकार से बादल और बिजली को भाई बहन बनाया गया है। बादल मतलब काले बादल जो होते हैं उनको भाई बोला गया, और जबकि बिजली को माना गया बहन। उनका आपस में जो संबंध होता है सावन के महीने में, वही संबंध भाई बहन का बताया गया है। शायर यही कहना चाहता है कि यह बंधन भी पवित्र बिजली की तरह क्या होता है, भाई बहन का पवित्र बंधन चमकता रहे। ठीक है, इसी प्रकार का प्रेम आपस में बना रहे, यहाँ पर ये कहना चाहता है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। अभी आपको पता है, बता ही दिया मैंने, कितनी बार रिपीट हुई ये बात, खुद का पर्दा खोल ले। खुद का पर्दा खोलने का मतलब है अपनी कमियों को या अपने दोषों को क्या करना, संसार के सामने पेश करना। ठीक है, स्वयं प्रकट कर देना। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है तो अपनी स्वयं की कमजोरी क्या कर रहा है, वो संसार के सामने लाकर रख रहा है। कभी की बुराई करने वाला अपनी बुराइयों से भी क्या करता है, पर्दा उठाता है, ये हमें बताया गया है। भाई देखिए, हमारी बुराई तो सामने वाला बताई गई, बताएगा तो संसार वो नहीं समझेगा कि हमें क्या बुराई बता रहा है सामने वाला, बल्कि संसार तो ये समझेगा कि ये इसकी बुराई कर रहा है, मतलब इसमें खुद में क्या इतनी बुराइयां हैं। मतलब उसने ना बताते हुए भी क्या किया, अपनी बुराई संसार के सामने पेश कर दी। खुद का पर्दा खोले है का मतलब ये रहा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस्मत हमको रो लेवे है
हम किस्मत को रो लेवे हैं। इस पंक्ति में शायर का किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता बना हुआ है, तनातनी का रिश्ता बना हुआ है। उस तनातनी के रिश्ते का क्या मतलब है कि न किस्मत शायर को बोलती है और शायर किस्मत को बोल रहा है, वो बातें बताई है। ऊपर की पंक्ति को पढ़कर कहा जा सकता है शायर कभी भाग्यवादी नहीं रहा, किस्मतवादी नहीं रहा। वास्तव में किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया, इसलिए वो किस्मत के भरोसा नहीं करता। जब कभी भाग्य की बात चलती है तो उसके नाम पर केवल क्या कर लेता है, रो लेता है। और सही बात तो यही है, देखिए कि किस्मत पर रो लेने का मतलब यही होता है कि हम कर्मठ नहीं हैं, काम करना नहीं चाहते। काम अगर करते तो हम किस्मत को कभी नहीं रोते। किस्मत को वही लोग रोते हैं जो आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं और जिनको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता। अगर आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है, आप आलसी नहीं हो, मेहनती हो, परिश्रमी हो, तो आप कभी भी किस्मत को नहीं रोगे। किस्मत खुद ब खुद क्या हो जाएगी, आपकी जो है चमकदार होती चली जाएगी और काफ़ी भाग्य आपका प्रबल होता चला जाएगा। क्योंकि आपके सितारे गर्दिश में नहीं रहेंगे, आपके सितारे क्या होंगे, बुलंदियों को छूने लग जाएंगे। क्योंकि आप मेहनत इतनी करते हो और मेहनत को पाने के लिए क्या है, उसमें पुरजोर प्रयास करते रहते हो। अगर आप वहीं के वहीं रहोगे और एक बोलोगे मेरी किस्मत खराब है, मुझे कुछ मिला नहीं है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, कुछ करना ही नहीं चाहते और किस्मत को दोष देते हो, तो किस्मत भी कहेगी जब तू कुछ करेगा ही नहीं तो फिर तेरे सितारे बुलंदियों तक कैसे पहुंचेंगे। तो वहां पर यही बात हमें क्या की गई है, बताई गई है। देखिए गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता, सावन की घटाएं, रक्षाबंधन का पर्व, यह हमें यहां पर बताया गया है। अब गोदी के चांद का मतलब क्या है और सावन की घटा का मतलब क्या है। गोदी के चांद का अर्थ है नन्हा कोमल सा बच्चा, ठीक है, जो अपनी माँ की गोद में क्या है, रहता है। वह अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता है, उसका सौंदर्य माँ को अभिभूत कर देता है। जैसे आकाश में चांद होता है, उससे अपने चांदनी से संसार को उजाला देता है, वह बच्चों की तरह खुशी का प्रसार करता है। इस तरह गगन का चांद यानी गोदी के चांद को क्या है, बड़ा अच्छा लगता है। वो माँ से कहता भी है कि माँ मुझे क्या कर, वो चांद लाकर दे, ठीक है, क्योंकि चांद क्या है, बड़ा सुंदर है और वैसा सुंदर सा बच्चा माँ की गोद के अंदर खेल रहा है। सावन की घटा, रक्षाबंधन का अटूट संबंध, अभी मैंने आपको बताया, ये चीज बता ही चुका हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रुबाइयां के आधार पे घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को बताइए। रुबाइयों के आधार पे घर आंगन में दिवाली का क्या दृश्य है और राखी का क्या दृश्य है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पर कवि दिवाली के त्यौहार के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि इस अवसर पर घर में क्या होती है, रंगाई पुताई हो रही, सजावटें हो रही। दिवाली के अवसर पे घरों को सजाया जा रहा, घर में मिठाइयाँ बन रही। मिठाई जब बन रही, मिठाई के नाम पर क्या बनाए जा रहे, चीनी मिट्टी के खिलौने बनाए जा रहे छोटे छोटे से। रोशनी भी हो रही सब जगह। बच्चे के छोटे से घर में क्या कर रही है माँ, दिया जला देती है, ठीक है। जब बच्चे के छोटे से घर में माँ दिया जला देती है तो उसके माँ के मुखड़े की चमक से एक नई आभा आ जाती है, बड़ा बच्चा खुश हो जाता है। ऐसे रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में बताया गया। सावन के महीने में आता है। इस त्यौहार पर आकाश में हल्की हल्की बादल छाए रहे, काले काले बादल, जिसको घटाएं कहा गया है, और वो बिजली चमकती रहती है जिनको, तो बादल को भाई बोला गया, घटा या बिजली को जो है वो बहन बोला गया। राखी के लच्छे की तरह बिजली भी क्या है, लगातार चमकती रहती है। ऐसा ही क्या है, बिल्कुल दोनों का पवित्र अटूट रिश्ता है। चलिए फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह चित्रित किया गया है। फिराक की गजल में प्रकृति का वर्णन कैसे किया गया है, ये बताया गया है। फिराक की गजल के देखो शुरू के 2 शेर जो हैं उसमें प्रकृति का वर्णन मिलता है हमको। क्या कह रहा है यहाँ पर, कलियों के खिलने की बात को यहाँ पर बताया गया है। कवि शेर को नवरसों से आरंभ करता है। वो कहता है कि हर कोमल गांठ के खुल जाने से कलियों का खिलना, और दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ है कि सब बंधनों से मुक्त हो जाना बताया गया है। कि जैसे ही अभी तो कली है, पर जैसे ही क्या हो जाएगी, खिल जाएगी, तो उसकी खुशबू क्या हो जाएगी, सब जगह बखर जाएगी, उसकी खुशबू कली फूल बनने की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया। कवि के खिलने से रंग और सुगंध के फैल जाने की बात हो रही है। पाठक के समक्ष एक बिंब उभरता है कि सौंदर्य और सुगंध दोनों को क्या कर सके, महसूस कर सके। फिर फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बारे में बताना है कि फिराक की रुबाइयों में, रुबाइयों की बात हुई है, गजल की नहीं है, रुबाइयों के अंदर घरेलू जीवन का वर्णन कैसे किया गया। देखिए फिराक में रुबाइयों ने क्या है, घरेलू जीवन का चित्रण किया है। उन्होंने कई बिंब बताने से एक बिंब में क्या बताया, माँ छोटे बच्चे को अपने हाथ से क्या कर रही है, झूला झूला रही है, फिर उसे लोका देती है, बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, घरेलू जीवन है, ठीक है। फिर बच्चे की तुलना चांद से की गई। बच्चा कहता है कि मुझे चांद ला के दो, तो माँ दर्पण में चांद दिखाती है। यह अब दूसरा दृश्य है, ठीक है। फिर अगले बिंब में बताया गया, माँ बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाती है, बच्चा उसे क्या करता है, बड़े प्यार से देखता है। रुबाइयों के अंदर ये चीज देखा है। तीसरे बिंब में बच्चे द्वारा चांद को जीत लेने की बात, माँ द्वारा दर्पण में चांद दिखाने की बात बताई गई है। ये सब चीजें क्या है, आपकी घरेलू जीवन से संबंधित है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, कि फिराक की गजलों में घरेलू प्रतिबिंब अपने को देखने को मिलता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की गजल का केंद्रीय भाव बताना है। अब केंद्रीय भाव मतलब वही, इसका सेंट्रल आइडिया मतलब सारांश बताना है आपको।
सारांश फिर से बता चुका हूं मैं, फिर भी आप समझ लो एक बार और, आपको क्लियर हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी ने गजल में दर्द और कसक का वर्णन किया है कि तकलीफ है उसको, दर्द है उसकी प्रेमिका के ना होने के कारण। उसने बताया कि लोगों ने उसे सदा ताने दिए हैं, लोग हमेशा उसे ताने मारा करते हैं, उसकी किस्मत हमेशा उसे दगा देती रही है, किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया, दुनिया में केवल गम ही था, दुख ही था जो उसके साथ रहा। उसे लगता है कि रात के सन्नाटे में कोई बोल रहा है। इश्क के बारे में शायर का ये कहना है कि इश्क वही पा सकता है जो सब कुछ अपना खो देता है, सब कुछ अपना दांव पे लगा देता है। कवि की गजलों पर मीर की गजलों का प्रभाव देखने को मिलता है। वो गजल इस तरह बोलती है जिसमें दर्द है, शायर की ठसक है, साथ ही काव्यशिला की ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी गजलों पर क्या है, मीर का प्रभाव है। लेकिन वो गजल क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी प्रेमिका उसके पास में नहीं है, वो प्रेमिका क्या है, काफी दूर है। तो उसके अंदर की जो तकलीफ है, दर्द है, वही क्या है, शब्दों के रूप में, अल्फाज के रूप में जो है सामने आ जाती है। ये बात फिराक की गजलों के अंदर देखने को मिलती है। फिराक की रुबाई में भाषा के विलक्षण प्रयोग किए गए हैं। अब रुबाई की बात वापस आई है। फिराक की रुबाई में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया? देखो, कवि की भाषा तो उर्दू है, लेकिन उन्होंने हिंदी और लोक भाषा का भी क्या किया है, प्रयोग किया है अपनी रुबाइयों में। उनकी रचनाओं में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और लोक भाषा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। जैसे गांधी जी की हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे कि भाई इसमें उर्दू भी हो, हिंदी भी हो, सभी भाषाओं का समावेश हो, उसे हिंदुस्तानी कहा गया। उसी हिंदुस्तानी को क्या किया गांधी जी, जो है वो मातृभाषा बनाना चाहते थे, राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। तो ये विलक्षण प्रयोग देखिए कौन कौन से किए। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है कि देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है। ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं जो लोक भाषा से संबंधित है, उर्दू भाषा का मिश्रण है, फारसी भाषा के शब्द हैं, हिंदी भाषा के शब्द हैं, सबका सम्मिश्रण करके क्या किया गया है, फिराक ने अपनी गजलों के अंदर भाषा प्रयोग किया है रुबाइयों के अंतर्गत। यही नीचे लिखे काव्यखंड को पढ़कर इस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। देखिए, जो मुझको बदनाम करे काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है ना। कविता का भाव सौंदर्य बताना है। कविता का भाव ये कि जो कवि की बुराई दूसरों की बुराई से कर रहे हैं, दूसरों से कर रहे हैं कवि की बुराई, वे बुराई करते हुए अपनी कमियां क्या करते हैं, स्वयं सामने वाले के सामने प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार वे अपनी निंदा खुद कर रहे हैं, अपनी बुराई खुद कर रहे हैं। काव्यांश की भाषा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। काव्यांश की भाषा की विशेषता क्या है, देखिए ध्यान से। काव्यांश की भाषा गजल है पहली बात तो, और प्रवाहमयी उर्दू भाषा का क्या किया गया, इसमें प्रयोग किया गया है। फिर पर्दा खोलने का प्रयोग, यह सौंदर्य स्पष्ट करना है। क्या मतलब है पर्दा खोलने का? मतलब कि पुनरुक्ति से गजल का भाव सौंदर्य बढ़ गया है, या निंदे करने वालों को पर्दा खोलना कहा गया है कि निंदा करने वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, संसार के सामने हमारी बुराइयां बता रहे हैं, मतलब पर्दा खोलने वाली बात बता रहे हैं। यानी उसकी बुराइयां करना चाहते हैं संसार से, पर वो खुद ही क्या कर रहे हैं, अपनी बुराइयां संसार के सामने कर रहे हैं। यहाँ पर यह बात बताई गई है। तो यही हमने देखा। ये इसके साथ ये आपका चैप्टर क्या कर दिया, मैंने कंप्लीट किया है। ये आपका फिराक गोरखपुरी का जो चैप्टर है, जो जिसके रुबाइयाँ और गज़ल दो, इसमें हमने उनकी रचनाओं के बारे में समझा। रुबाइयों का भी बड़ा सुंदर सा वर्णन हमने समझा, गज़ल के बारे में भी बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पर जाना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया, आज का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आज का और कल का लेक्चर आप विशेष करके देखिए, क्योंकि आज का और कल का दोनों लेक्चर्स को मिलाकर चैप्टर पूरा हुआ है। सबसे पहले कल का लेक्चर देखिए, उसके बाद आज का लेक्चर देखिए, और दोनों की कंटिन्यूटी बनाकर क्या है इसको आप देखेंगे ना, तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से और काफ़ी डिटेल में जो मैंने आपको समझाया है वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको 2-2, 3-3, 4-4 बार जितना आप हो सके उतनी बार आप सुनते रहिए, देखते रहिए, जिससे कि आपको मतलब इसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ क्या होती चली आएगी, क्लियर होती चली आएगी। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कल के लेक्चर में मैं जो काव्यखंड का आखिरी चैप्टर है वो छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, इसके नाम से जो है वो मैं आपको क्या है कल के लेक्चर में समझाऊंगा। कल के लेक्चर में ये कंप्लीट होते से ही काव्यखंड समाप्त हो जाएगा। फिर मंडे का लेक्चर जो रहेगा उसमें मैं गद्यखंड स्टार्ट करूंगा, आपका गद्यखंड शुरू करूंगा। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपसे एक विशेष बात और कहना चाहूँगा कि परीक्षाएं पास में आ रही है। अब समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, इसलिए आप जो भी परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी थोड़ी सी और फास्ट कर दो
और डिटेल में करो और अच्छे से तैयारी करो। जो आपका साहित्य वाला पार्ट है, जो आपका लिटरेचर वाला पार्ट है हिंदी का, वो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में दे ही रहा हूँ, करवा ही रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप जो भी आप खुद तैयार कर सकते हो, जैसे कि समय ज़्यादा है नहीं, व्याकरण वाला पार्ट कर सकते हो, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, जो आप याद कर सकते हो उन चीज़ों को तो आप तैयार करना शुरू कर दो। जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ मुझे समझाना होगा कोई चीज़, मैं बिल्कुल आपको लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लिटरेचर मेरा कंप्लीट हो जाए, साहित्य मेरा कंप्लीट हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि व्याकरण भी क्या करूँ आपको करवाऊँ। बट आप ऐसा नहीं है कि तब तक के लिए वेट करो, क्योंकि तब तक क्या है बहुत देर हो चुकी होगी। अभी आपके पास समय कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप क्या कर सके, अपने पूरे लेक्चर को, पूरे लिटरेचर को क्या कर सके, बहुत अच्छे से तैयार कर लो, जिससे कि आप इसको सुन के तो वैसे ही तैयार हो ही जाएगा, है ना। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चलो। आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन में जो 4 सेट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा आपका, उस पैटर्न के ऊपर पेपर आएगा, उस पैटर्न को फॉलो करके भी मतलब आप तैयारी करो, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे ना, तो आपको किसी प्रकार के हिंदी के अंदर दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि हिंदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी हमारे परसेंटेज को क्या करेगी, सीधी सीधी बात, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती है। हिंदी के कारण हमारा परसेंटेज बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत ग्रो करता है। तो किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, मैथ्स के हों, हिंदी तो सभी के लिए है। चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, किसी भी मीडियम का हो, हिंदी आपको यही पढ़नी है और सबको यही पढ़नी है। तो हिंदी में अगर आपको बहुत अच्छे से महारत हासिल हो जाएगी, तो आप ये मान के चले कि हिंदी के कारण क्या है, आपका परसेंटेज काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएगा। आपको मतलब काफ़ी कह सकते हैं कि जो आपका प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगला लेक्चर जो है कल फिर हम मिलते हैं 6:30 बजे, और कल 6:30 बजे जो है वो काव्यखंड का अंतिम जो चैप्टर है वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, ओके, बाय बाय।